हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सरोकार क्लासेस। जैसा कि आपने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल पावर और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है उसका आखिरकार कॉज क्या होता है, कैसे हीट करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। तो मान लीजिए अगर ये हमारे पास एक कंडक्टर दिया हुआ है, इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे उसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। सो बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे निगेटिव टर्मिनल पे, और वहां पे एक जैसे ही स्विच ऑन होगी तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स में एक्सीलरेशन आ जाएगा, जिसके कारण वो मूव करने लगेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कंडक्टर के आयन एटम से कोलाइड्स करेंगे। जब वो कोलाइड्स करेंगे सो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी आयंस या एटम में ट्रांसफर करेंगे। जो एनर्जी वो ट्रांसफर करेंगे वो एज अ फॉर्म ऑफ हीट आयंस या एटम्स में आएगी, जिसके कारण हमारा कंडक्टर हीट अप हो जाता है। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यही कॉज है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की। आइए जूल्स लॉ का हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें लिखा है, when an electric current passes through a conductor, heat H is produced which is directly proportional to the resistance R of the conductor. The time t for which the current flows and square of the magnitude of current I। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जो हीट प्रोड्यूस होगी इस लॉ के अकॉर्डिंग वो प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर। जो हमारे पास कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस अगर आर है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और टाइम टी मतलब कि टी टाइम के लिए अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस टाइम के प्रोपोर्शनल होगी वो हीट, और स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। सो जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा उसके स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस स्टेटमेंट से देखिए, इसमें दिया हुआ है H heat is directly proportional to this resistance R, time t and square of the magnitude of current। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको अगर हम आगे लिखें तो ये हमारा हो जाएगा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R टी। सो ये हमारा हो गया हीट जो प्रोड्यूस हुई है इसका फार्मूला हो गया। अब इसमें देखिए हीट जो होती है उसकी यूनिट हो जाएगी जूल। अब यहाँ पे करंट दिया हुआ, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो यहाँ पे करंट का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी एम्पियर स्क्वायर। रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम, और टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड। अब हम ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हमने फार्मूला वहां पे पढ़ा था, ये फॉर्मूला था हमारा V इक्वल्स टू W अपॉन Q। सो इसमें वर्क डन होता है, ये होता है चार्ज। सो अगर हम वर्क डन को लिखें तो हमारा वर्क डन हो जाएगा W बराबर V इंटू क्यू। और ओम्स लॉ से हमने पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था, ये पढ़ा था V इक्वल्स टू IR। एंड चार्ज का हमने करंट में फार्मूला पढ़ा था। करंट में हमारा जो फार्मूला था वो था I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो इससे Q हो जाएगा हमारा I इंटू टी। सो अगर हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा वर्क डन जो होगा
तो ये पोटेंशियल हमारा हो जाएगा आई आर के बराबर, और ये जो हमारा चार्ज दिया हुआ है ये हो जाएगा आई टी के बराबर। तो ये हमें मल्टीप्लाई आई टी, इसको अगर हम आगे लिखें सो ये आई इंटू आई हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर, ये हो गया आर, और ये हो गया टाइम। सो जो यहाँ वर्क डन होता है, दिस वर्क डन इज डेसिपिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो इस वर्क डन को हम लिख सकते हैं हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सो ये इसका प्रूफ हो गया। अब देखिए इस फार्मूले को, इसमें देखिए इसमें करंट, रेजिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। हमारा हीट जो होगी वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो अगर सर्किट में जितना ज्यादा करंट होगा उस सर्किट में उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस भी होता है। सो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा सर्किट में उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। उसी तरह जितनी देर के लिए करंट फ्लो करेगा, सो जितनी देर के लिए करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा उस सर्किट में हीट जनरेट होगी। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल पावर को आप ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिकल पावर होती है कार्य करने की दर, मतलब कितनी देर में कितना कार्य किया गया, मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, मतलब कितनी देर में हमने कितना काम किया। सो ये हमारा होता है P इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी। अब इसमें देखिए वर्क डन को हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं W बराबर वी क्यू। सो यहाँ पे W की अगर हम इससे रिप्लेस करें तो W हमारा हो जाएगा वी क्यू अपॉन टी। अब देखिए क्यू बाई टी क्या होता है, ये हमने पढ़ा था करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। सो ये जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा V, और ये क्यू बाई टी हो जाएगा I। सो एक जो हमारे पास फॉर्मूला बना पावर का वो बना P इज इक्वल्स टू वी आई। नेक्स्ट अगर देखिए P इज इक्वल्स टू वी आई में अगर हम I की वैल्यू को इस फॉर्मूले से V इज इक्वल्स टू आई आर से I की वैल्यू V अपॉन आर रखें तो देखिए क्या आता है, ये हमारा हो जाएगा I हो जाएगा V अपॉन आर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा V इंटू वी हो गया V स्क्वायर अपॉन आर। सो जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला पावर का आएगा वो हो जाएगा P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए इसमें P इक्वल्स टू वी आई वाले में अगर हम V की वैल्यू को आई आर रख दें तो ये हमारा हो जाएगा I इंटू आई, ये हो गया आई स्क्वायर और ये हो गया R। तो जो हमारा अगला फॉर्मूला मिलेगा पावर का वो हो जाएगा आई स्क्वायर R। सो ये दो तीन फॉर्मूले दिए हुए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन फॉर्मूलों को आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की। सो वो होती है हमारी किलोवाट आवर। आइए अब इसके बारे में देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था पावर के बारे में, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। सो
वर्क डन जो होता है वो हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। सो वर्क को हम लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। सो अगर एनर्जी को इधर लिखें और टाइम को इधर ले जाएं तो हमारा हो जाएगा पावर इनटू टाइम हो गया। अब जो पावर होता है इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट, इसकी एसआई यूनिट होती है। आपने देखा होगा आप मार्केट में बल्ब खरीदने जाइए तो आप उससे बोलते हैं कि हमें 15 वॉट का बल्ब दे दो या 100 वॉट का दे दो, 60 वॉट का। सो जो ये वॉट होती है ये बल्ब की पावर होती है। नेक्स्ट हम इधर बात करें टाइम की, तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड। सो जो हमारी एनर्जी की यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी वॉट सेकंड। अगर हम इसकी बड़ी यूनिट की बात करें सो वॉट को हम अगर मेजर अमाउंट में अगर इसको हम नापें तो जो वॉट होगा हमारा वो हो जाएगा किलोवाट, किलोवाट। और सेकंड की जो लार्ज यूनिट होती है वो होती है हावर, ये हो जाएगा आवर्स। सो एनर्जी की जो बड़ी यूनिट हो जाएगी उसी को हम बोलते हैं किलोवाट आवर। शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं KWH। अभी किलोवाट आवर्स क्या होती है, जैसे कि आपने सुना होगा कॉमर्शियल अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपसे जो बिजली का बिल लिया जाता है वो आपसे कहा जाता है 10 रुपए यूनिट या 8 रुपए यूनिट। सो जो यूनिट होती है, एक यूनिट जो होती है वो होता है हमारा 1 किलो वॉट आवर के बराबर। अभी आपने सुना होगा यूपी में इलेक्शंस आने वाले हैं तो उसमें अखिलेश यादव जी ने यूपी की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अखिलेश जी ने 300 किलोवाट आवर एनर्जी फ्री देने का वादा किया है। तो अगर मान लीजिए एक यूनिट की जो कॉस्ट चल रही है इस समय मान लीजिए 10 रुपए है, सो अगर हम 300 यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करें सो हमारा 300 यूनिट आ जाएगा 300 इंटू 10, क्योंकि एक यूनिट का जो हमारा कॉस्ट चल रहा है वो 10 रुपए है। सो 300 यूनिट की जो कॉस्ट आएगी वो हमारी हो जाएगी ये 3000 रुपए के बराबर। अगर हम 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होती है अगर उसको देखें तो उसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 1 किलो वाट बराबर। अब देखिए किलोवाट में दिया हुआ है तो किलो क्या होता है, माना होता है ये हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा। अब हावर क्या हो जाएगा, आप एक आवर्स में होते हैं 3600 सेकेंड। सो ये हमारा हो जाएगा 3600 सेकेंड। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड। Then this is equals to 3.6 into 10 to the power 6 जूल। So 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, मतलब डे टू डे लाइफ में हीटिंग इफेक्ट के क्या यूजेस हैं। इसमें देखिए सबसे पहले दिया हुआ है फिलामेंट ऑफ बल्ब, नेक्स्ट है फ्यूज वायर और नेक्स्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर। तो फिलामेंट ऑफ बल्ब की अगर बात करें तो इसमें दिया हुआ है, देखिए जो फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है वो मेड अप ऑफ टंगस्टन वायर, टंगस्टन वायर से बना हुआ होता है। जो टंगस्टन होता है ये प्योर मेटल होता है।
प्योर मेटल। देखिए जो टंगस्टन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से ये जो फिलामेंट होता है वो ग्लो करने लगता है। आप ये देखिए, जैसे ये हमारे पास बल्ब दिया हुआ है, इसमें ये देखिए, ये जो पहले जमाने में बल्ब यूज हुआ करते थे, आजकल आप देखिए जो सड़क के आसपास रेडियां लगती हैं उसमें भी लोग ये वाला बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए, ये आप देख रहे होंगे, इसके अंदर जो है, इस कांच के अंदर वही है टंगस्टन वायर का फिलामेंट। अगर आप ये देखिए, ये हमारे पास एक ये आजकल जो यूज होने लगा बल्ब, इसमें देखिए, इसमें आपको ऐसा बिल्कुल भी कोई फिलामेंट नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें एलईडी लगी हुई होती हैं जो आजकल रिसेंटली हम लोग के घरों में यूज होती हैं, लेकिन जो पहले यूज होता था उस बल्ब में ये देखिए टंगस्टन वायर का फिलामेंट लगा हुआ होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट देखिए, दिया है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में क्या है, फ्यूज वायर मेड अप ऑफ कॉपर निकल अलॉय। ये जो इसका वायर होता है वो कॉपर निकल के अलॉय से मिलकर बना हुआ होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू विच इट मेल्ट इजिली। जो ये वायर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जिसके कारण ये इजिली मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट दिया है यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जैसे आप आपके घर में मिक्सर होगा या वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गई, तो इसमें क्या है कि इसमें इस फ्यूज वायर का यूज किया जाता है। आप ये देखिए, एक फ्यूज है, इसमें ये अंदर जो ये वायर है ना, ये इसी कॉपर निकल के अलॉय का वायर होता है। इसको क्या होता है, ये हमारे मिक्सर या फ्रिज या वॉशिंग मशीन में इस फ्यूज को लगा दिया जाता है, ताकि अगर बाई चांस लाइन में अगर करंट ज्यादा आ गई, ओवरलोड हो गई, जिसके कारण हमारा अप्लायंस खराब ना हो, इसलिए इस फ्यूज को उसमें लगाया जाता है, ताकि अगर करंट ज्यादा आई तो ये फ्यूज वायर लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से मेल्ट हो जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हार्म ना पहुंचा सके। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक हीटर। अब इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा होगा आजकल सर्दी के समय में सबके घरों में होता है अक्सर। अब देखिए इसका जो वायर होता है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। नाइक्रोम क्या है, दिस इज अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। सो ये इनके से बना हुआ नाइक्रोम वायर का अलॉय होता है। सो नेक्स्ट देखिए, हमने पढ़ा था अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है हायर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, जिनसे मिलकर ये बना होता है उससे अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है। सो अगर रेजिस्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा, और रेजिस्टेंस अगर हाई होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस अभी हमने पढ़ा था एज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, सो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट। सो अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट भी उसमें मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी। तभी आपने देखा इलेक्ट्रिकल हीटर जो होता है उसमें देखिए, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे थोड़ी देर बाद बहुत ज्यादा हीट देने लगता है। सो इसमें इसी वजह से, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा देन उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण हीट जो हमारी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगती है। अब नेक्स्ट हम इस टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई एंड इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द सर्किट। सो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें करंट आई की वैल्यू फाइंड करनी है और इलेक्ट्रिकल पावर पता करना है। सो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस सर्किट में हम सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो देखिए ये जो दो रेजिस्टेंस हैं 30 ओम और ये वाला जो 30 ओम है, ये दोनों
हमारे सीरीज में लगे हुए हैं। सो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा 30 + 30। अगर हम इसको मॉडिफाई करके सर्किट बनाएं तो ये हमारा इस तरह बनेगा। ये देखिए, ये 30 ओम का एक लगा हुआ है। नेक्स्ट ये जो हमने सीरीज में जोड़ा है 30 + 30 दैट इज 60 ओम। सो दिस इज 60 ओम एंड दिस इज 30 ओम और ये हमारी 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे। ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं ये पैरेलल में लगे हुए हैं। सो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो हमारा हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/30 + 1/60। सो ये हमारा आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 60। ये हो जाएगा हमारा 2 + 1। सो फाइनल जो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो हो जाएगा 60/3 दैट इज 20 ओम। ये हमारा आ गया R इक्विवेलेंट 20 ओम। सो इसका अगर हम फाइनली सर्किट डायग्राम बनाए तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए इसमें एक बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये एक मिनट मिटा लें इसको हम। ये हो गया हमारा फाइनल सर्किट डायग्राम। इसका ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा आ रहा है 20 ओम। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, करंट फाइंड करेंगे। करंट के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे P = IR से हम I फाइंड करेंगे। सो I हो जाएगा हमारा V/R हो गया। सब पोटेंशियल की वैल्यू पुट करेंगे, हमें दी हुई है 2 अपॉन रेजिस्टेंस हमारा आ गया है 20 ओम। तो सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 1/10 दैट इज 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल पावर की, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा पावर का P = एक तो VI पढ़ा था, एक हमने पढ़ा है I²R और एक पढ़ा है हमने P = V²/R। तो इसमें देखिए हमने करंट फाइंड कर लिया है और पोटेंशियल हमें पता है। सो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सो जो हमें पावर आएगी वो हो जाएगी, ये हमें पोटेंशियल दिया हुआ है 2 वोल्ट का, ये 2 हो गया। सो करंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 एम्पियर, तो ये हमारा पावर आ जाएगी 0.2। पावर की यूनिट हो जाएगी वॉट। सी हमारी पावर आ गई और ये हमारा सर्किट का करंट आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है 2 बल्ब A and B of resistance 44 ohm and 88 ohm respectively connected to a 220 volt supply. So which one will glow brighter? So इसमें हमें बताना है कौन सा बल्ब A या बल्ब B ब्राइटर जलेगा। और हमें इसमें दिया हुआ है बल्ब A का रेजिस्टेंस 44 ओम, बल्ब B का रेजिस्टेंस 88 ओम और हमें सप्लाई दी है 220 वोल्ट की। सो इसमें देखिए जो ब्राइटनेस होती है वो होती है पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा ब्राइटर जलेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पावर का ये फार्मूला हमने पढ़ा था V²/R। अब देखिए हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें हमें ये वोल्टेज पता है और ये हमें इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसकी मदद से हम पावर फाइंड कर लेंगे। सो देखिए जो हमारी PA आएगी, मतलब कि बल्ब A की जो पावर होगी वो आ जाएगी 220 × 220
अपॉन रेजिस्टेंस ये दिया है 44। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 22 दूनी 44 और ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 110 और यहाँ बचा था 10। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1100 और पावर की यूनिट लिख देंगे वॉट। अब नेक्स्ट देखिए बल्ब बी की अगर बात करें हम तो उसका पावर हो जाएगा इसी फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे पास। तो इसमें बी स्क्वायर हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ 88 ओम। तो 88 इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए इसको हम अगर 22 से काटें तो ये 22 से एक बार जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 10 और इसको 22 से अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा आ जाएगा 4। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 आ गया, ये हमारा आ जाएगा 5। इसको आगे हम लिख लेते हैं 5 इंटू 220 अपॉन 2 हो गया। अब इसको देखिए अगर इसको सॉल्व करें हम तो इसको 2 से अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा आ जाएगा 110 और ये हमारा 110 पंची हो जाएगा 550 और पावर है, पावर की यूनिट हो जाएगी वॉट। सब इस क्वेश्चन में देखिए हमारी बल्ब ए की जो पावर आ रही है वो आ रही है 1100 वॉट और बल्ब बी की पावर है 550 वॉट। सो अभी हमने देखा था जो पावर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस होती है। सो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो बल्ब ब्राइटर जलेगा। सो इसमें ये बल्ब ए की पावर ज्यादा आ रही है तो बल्ब ए जो है ये ब्राइटर जलेगा। सो बल्ब ए will glow brighter। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम बिना इस सॉल्यूशन के भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमने भी फॉर्मूला लिखा था P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। सो इससे देखिए हमारे पास जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, मतलब ए बल्ब और बी बल्ब के लिए वोल्टेज जो है वो सेम है। सो जो हमारा पावर हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/R हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी और जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। सो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो बल्ब ब्राइटर जलेगा। सो देखिए इस दोनों कंसेप्ट से फाइंड कर सकते हैं कौन सा बल्ब ब्राइटर जलेगा। सो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी पावर ज्यादा तो उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा। सो देखिए इन दोनों में रेजिस्टेंस किसका कम है। देखिए बल्ब ए का जो रेजिस्टेंस 44 है, बल्ब बी का 88 है। सो बल्ब ए का जो रेजिस्टेंस दिया है वो कम है तो जो बल्ब ए है वो ब्राइटर जलेगा क्योंकि उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। तो हमारा बल्ब ए विल ग्लो ब्राइटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। सो हमें इसमें 100 जूल की हीट दी हुई है जो कि प्रोड्यूस हो रही है ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर फाइंड करना है। सो देखिए अभी हमने हीट का फॉर्मूला पढ़ा था H बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसमें आई करंट हो गया, आर रेजिस्टेंस हो गया और टी टाइम हो गया और एच जो है वो हीट हो गई। अब देखिए इसमें हम गिवन लिखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। एच की वैल्यू दी हुई है 100 जूल, टाइम हमें दिया हुआ है 1 सेकेंड दिया हुआ है और देखिए रेजिस्टेंस हमें दिया है 4 ओम,
फाइंड हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। सो अगर हम इस फॉर्मूले से करंट फाइंड कर लें, सो जो हमारा पोटेंशियल का फार्मूला था V इक्वल टू आई आर, सो करंट भी पता चल जाएगी इस फार्मूले से और रेजिस्टेंस हमें पता है, सो हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। सो अब सबसे पहले हम करंट फाइंड करेंगे, तो करंट हमारी हो जाएगी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच अपॉन आर टी। सो आई इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच अपॉन आर टी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे एच की, आर की और टी की, तो ये हमारा आ जाएगा 100 अपॉन 4 इंटू 1। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 25। सो रूट 25 की वैल्यू होती है 5, जो हमारा करंट आ गया वो हो गया 5 एम्पियर। अब करंट पता चल गया है, तो इस फॉर्मूले में हम करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। V बराबर हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4, दैट इज 4 5 जा 20 वोल्ट। सो ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, व्हाई वी कनेक्ट एमीटर इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल इन सर्किट। सो उसमें जो एमीटर होता है वो हमारा करंट मेजर करता है और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। सो जो एमीटर होता है उसको सर्किट में हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सो ऐसा हम क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। जो एमीटर होता है यूज टू मेजर करंट। सो अमीटर का इस्तेमाल करंट मेजर करने के लिए होता है। सो जो अमीटर होता है ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, मीन्स अगर करंट फ्लो करेगा सर्किट में और अमीटर का अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट सर्किट में फ्लो कर सकेगी, इसलिए हम एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट कांट रेजिस्ट द करंट टू फ्लो थ्रू इट। सो वही अभी हमने बताया कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है लो होता है, इसके कारण जो इसमें से करंट अगर फ्लो कर रही होगी वो कम से कम रुकावट के साथ इस सर्किट में फ्लो कर सकेगी। आइडियली जो होता है एमीटर का रेजिस्टेंस वो 0 होता है। अब नेक्स्ट देखिए वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर जो होता है यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। सो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए करते हैं। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, मतलब जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, जिसके कारण इसको हम पैरेलल में लगाते हैं। अगर इसमें से करंट फ्लो करेगी और इसको अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो हाई रेजिस्टेंस के कारण ये जो करंट है ये यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगी सर्किट में, इसको ज्यादा से ज्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस नो करंट विल पास थ्रू द वोल्ट मीटर। सो देखिए अभी हमने बताया है कि हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट पास नहीं हो पाएगा। देखिए आइडियली जो होता है वोल्ट मीटर उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है,